हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? अच्छे होंगे बेटा। बेटा आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ यूपी बोर्ड 9th क्लास के लिए मैथिली शरण गुप्त जी का चैप्टर है आपका पंचवटी के अभ्यास प्रश्न। ठीक है बेटा, इसका जो संपूर्ण व्याख्या है, संपूर्ण व्याख्या मैं आपको पहले ही पढ़ा चुकी हूँ, तो पहले आप संपूर्ण व्याख्या वाली वीडियो देखेंगे और उसके बाद इसके अभ्यास प्रश्न आप सोल्व करेंगे। तो जान लेते हैं बेटा हम पंचवटी के अभ्यास प्रश्न। ठीक है बेटा, तो देखते हैं क्या करना है हमें। मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त जी का चैप्टर है आपका कौन सा? पंचवटी। पंचवटी, ठीक है, पंचवटी। और हम जानेंगे इसमें पंचवटी के अभ्यास प्रश्न, अभ्यास प्रश्न। ठीक है बेटा, तो देखते हैं बेटा हम मैथिली शरण गुप्त जी का चैप्टर पंचवटी के अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं। क्या कहते हैं यहाँ पे मैथिली शरण गुप्त जी? इसमें हम देखते हैं काखंड, काखंड पे आएंगे, दिए गए गद्यांशों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसमें हम पहले काखंड देखेंगे। कौन सा? काखंड। ठीक है, काखंड में क्या पूछा गया है? देखो कहाँ से हम कैसे करेंगे, तो पहले देखेंगे हम चार चंद्र से लेकर के और झोंकों से। चार चंद्र, चारों चंद्र, चार चंद्र से लेकर के झोंकों से, झोंकों से। ठीक है बेटा, अब पहले हम इसको पद्यांश को पढ़ेंगे और उसके बाद हम इसके अभ्यास प्रश्न सोल्व करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्या कह रहे हैं यहाँ पे गुप्त जी। गुप्त जी कहते हैं चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवन और अंबर तल में, पुलक प्रकट करती है धरती, पुलक प्रकट करती है धरती, हरित तृणों के कोनों से मानो झूम रहे हैं तरुवी, मानो झूम रहे हैं तरुवी, मंद पवन के झोंकों से, मंद पवन के झोंकों से। ठीक है, अब इसके अभ्यास प्रश्न जानेंगे। तो इसमें आपका पहला क्वेश्चन क्या हो जाता है? प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो हम पहला क्वेश्चन जानते हैं इसका बेटा। पहला क्वेश्चन आपका हो जाता है प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए, संदर्भ। ठीक है, इसे करेंगे बेटा हम। देखते हैं प्रस्तुत पद्यांश, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, पाठ्य पुस्तक हिंदी के, हिंदी के काव्य खंड के, काव्य खंड के मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त कृत पंचवटी, पंचवटी, पंचवटी शीर्षक से उद्धृत है। ठीक है बेटा, क्या बताया गया है? प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड के मैथिली शरण गुप्त कृत पंचवटी शीर्षक से उद्धृत है। ठीक है बेटा, तो देखते हैं हम। ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। पहला क्वेश्चन बेटा संदर्भ आपको समझ आ गया होगा। अगला है आपका क्वेश्चन रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो इसमें लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश में, प्रस्तुत पद्यांश में गुप्त जी या मैथिली शरण गुप्त, ठीक है, मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि, क्या कहते हैं? देखो कहते हैं कि मां, इसमें हमें रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। तो हम पद में देखेंगे बेटा हमारा रेखांकित अंश कौन सा है। तो हमारा रेखांकित अंश किया गया है मानो झूम रहे हैं तरुवी मंद पवन के झोंकों से। हमें सिर्फ इतने का अर्थ करना है। तो क्या कहते हैं? प्रस्तुत पद्यांश में गुप्त जी कहते हैं कि ऐसा, ऐसा प्रतीत होता है, होता है
जैसे कि मानो, जैसे कि मानो, जैसे कि मानो कि, जैसे कि मानो वृक्ष, वृक्ष भी मंद मंद, मंद मंद, मंद मंद, जैसे कि मानो वृक्ष भी मंद मंद पवन के झोंकों से झूम रहे हों। हो गया क्लियर? आगे समझ में? प्रस्तुत पद्यांश में गुप्त जी कहते हैं कि ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि मानो वृक्ष भी मंद मंद पवन के झोंकों से झूम रहे हो। हो गया क्लियर? समझ आ गया? ये आपका पद्यांश का अर्थ हो जाता है। अगला है, अगला क्वेश्चन है बेटा आपका थर्ड क्वेश्चन। क्या पूछा गया है? चार चंद्र की चंचल किरणें में कौन सा अलंकार है? उक्त अलंकार का एक अन्य उदाहरण लिखिए। अब हम इसे करेंगे तो कैसे करेंगे? चार चंद्र की, चारों चंद्र की चंचल किरणें में अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार है। ठीक है बेटा? कौन सा अलंकार है इसमें? अनुप्रास अलंकार है। और क्या पूछा गया है? उक्त अलंकार का एक अन्य उदाहरण लिखिए। ठीक है? तो उक्त अलंकार का अन्य उदाहरण, अन्य उदाहरण क्या है इसमें? अवन और अंबर तल में। अन्य उदाहरण अवन और अंबर तल में है। आगे बेटा समझ में? तो ये आपका जो काखंड है, काव्य खंड के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आपको समझ आ गए होंगे। एक बार समझ लो बेटा। पहला क्वेश्चन है आपका प्रस्तुत पद्यांश का, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के काव्य खंड के मैथिली षडगोप्तकृत पंचवटी शीर्षक से उद्धृत है। ये मैं बेटा बार बार आपको हर वीडियो में बताती हूँ कि जो आपका चैप्टर का नाम होगा, ठीक है, शीर्षक और जो आपके लेखक होंगे, ठीक है, कवि, लेखक या कवि, और जो आपके चैप्टर का नाम होगा उसे आपको क्या करना होगा? डबल कॉमा में बंद करना होगा या फिर अंडर। आगे बेटा समझ में? तो आपका ये संदर्भ हो जाता है। अगला क्वेश्चन है बेटा आपका प्रस्तुत पद्यांश में गुप्त जी कहते हैं कि ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि मानो वृक्ष भी मंद मंद वायु के झोंकों से झूम रहे हो, मंद मंद पवन के झोंकों से झूम रहे हो। ठीक है? अगला क्वेश्चन था आपका चार चंद्र की चंचल किरण में अनुप्रास अलंकार है। उक्त अलंकार का अन्य उदाहरण अवन और अंबर तल में है। ठीक है? क्योंकि यहाँ पर आपकी चा की बार बार आवृत्ति हुई है इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार हो जाता है, और यहाँ पर आपकी अ की आवृत्ति हुई है इसलिए आपका यहाँ पर अनुप्रास अलंकार हो जाता है। र की भी आपकी बार बार आवृत्ति हुई है, जहाँ वर्णों की आवृत्ति हो जाती है वहां पर आपका अनुप्रास अलंकार हो जाता है। तो ये काखंड बेटा आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं बेटा हम आगे। अगला देखते हैं बेटा हम आगे बढ़ते हैं हम खा खंड की ओर। ठीक है? तो खा खंड हम देखते हैं। खा खंड देखो, पंचवटी से लेकर के आपका होता है पंचवटी, और पंचवटी से आपका हो जाएगा बेटा होता है। ठीक है बेटा? अब देखते हैं, पहले हम इसके पद्यांश को पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम इसके अभ्यास प्रश्न सॉल्व करेंगे। क्या कहता है इसमें पद्यांश? देखते हैं बेटा। देखो, पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्णकुटी बना, पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्णकुटी बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर धीर नरभीक मना,
उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीरे धीरे निर्भीक मना। जाग रहा है यह कौन धनुर्धर, जाग रहा है यह कौन धनुर्धर, जबकि भुवन भर सोता है, जबकि भुवन भर सोता है। भोगी कामायुध योगी सा, भोगी कामायुध योगी सा, बना दृष्टिगत होता है, बना दृष्टिगत होता है। तो ये आपका बेटा पद्यांश हो जाता है। अब चलते हैं बेटा हम इसके क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है आपका इसमें, प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप कर ही लोगे। अगला क्वेश्चन है आपका, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। कौन सा क्वेश्चन आ जाएगा? रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, ठीक है। तो देखते हैं रेखांकित अंश की व्याख्या। प्रस्तुत पद्यांश में गुप्त जी कहते हैं कि क्या कहते हैं गुप्त जी? देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में गुप्त जी कहते हैं कि, अब यहाँ पर अंडरलाइन कौन सा है? जाग रहा हुआ है कौन धनुर्धर, जबकि भुवनवर सोता है। तो गुप्त जी कहते हैं कि वह कौन धनुर्धर व्यक्ति है जो इतनी रात्रि में भी जाग रहा है, जबकि संपूर्ण संसार सो रहा है। ठीक है बेटा, ये आपका खाखड़ का क्वेश्चन हो जाता है। क्या कहते हैं गुप्त जी? प्रस्तुत पद्यांश में गुप्त जी कहते हैं कि वह कौन धनुर्धर व्यक्ति है जो इतनी रात्रि में भी जाग रहा है, जबकि संपूर्ण संसार सो रहा है। ये आपका रेखांकित अंश का अर्थ हो जाता है। अगला क्वेश्चन है बेटा आपका, पंचवटी तथा धनुर्धर में कौन सा समास है? ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा? पंचवटी तथा धनुर्धर में कौन सा समास है? तो आपको लिखोगे पंचवटी में बेटा आपका द्विगु समास है, द्विगु समास है। ठीक है बेटा, और आपका पंचवटी में द्विगु समास है। और धनुर्धर में बेटा आपका कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। आगे समझ में बेटा, धनुर्धर में बेटा आपका तत्पुरुष समास का प्रयोग किया गया है। हो गया क्लियर? पंचवटी में आपका द्विगु समास है और धनुर्धर में आपका तत्पुरुष समास है। ये क्वेश्चन बेटा आपको समझ आ गया? तो ये बेटा आपका जो खाखंड है, खाखंड बेटा आपका कंप्लीट हो जाता है। अब बढ़ते हैं हम आगे गाखंड। ठीक है, तो देखते हैं बेटा आगे गाखंड में बेटा आपका देखते हैं क्या पूछा गया है। देखो, है स्वच्छंद से लेकर के और आपका आ जाएगा भाव से। है स्वच्छंद, ठीक है, से लेकर के आ जाएगा आपका भाव से। ठीक है, अब हम इसके क्वेश्चन देखेंगे बेटा। इसके क्वेश्चन क्या पूछे गए हैं? देखो, पहले हम इसे पद्यांश, जो पद्यांश है आपका, पद्यांश को पढ़ेंगे। है स्वच्छंद सुमंद गंध है स्वच्छंद सुमंद गंध है, निरानंद है कौन दिशा, बंद नहीं अब भी चलते हैं नियत नटी के कार्यकलाप, बंद नहीं अब भी चलते हैं नियत नटी के कार्यकलाप, कितने शांत और चुपचाप पर कितने एकांत भाव से। अब इसके क्वेश्चन देखते हैं बेटा। इसके क्वेश्चन में आपका पहला क्वेश्चन हो जाता है, पहला क्वेश्चन है आपका, प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। क्या है? प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो ये क्वेश्चन बेटा आप लोग कर ही लोगे। अगला क्वेश्चन है आपका, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। सेकंड क्वेश्चन, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब इसमें देखते हैं, प्रस्तुत पद्यांश में गुप्त जी कहते हैं कि, अब क्या पूछा गया है देखो, इसका अंडरलाइन कहां से है? बंद नहीं अब भी चलते हैं नियत नटी के
कार्यकलाप। ठीक है, तो प्रस्तुत पद्यांश में गुप्त जी कहते हैं कि सभी लोग सो रहे हैं, सभी लोग सो रहे हैं, परंतु प्रकृति का कार्य, प्रकृति का कार्य बंद नहीं है, वह इतनी रात्रि में भी चल रहा है, नियति रूपी नर्तकी अपने क्रियाकलाप को बहुत ही शांति से संपन्न कर रही है। आगे बेटा समझ में, ये आपका क्वेश्चन हो जाता है। प्रस्तुत पद्यांश में गुप्त जी कहते हैं कि सभी लोग सो रहे हैं, परंतु प्रकृति का कार्य बंद नहीं है, वह इतनी रात्रि में भी चल रहा है, नियत रूपी नर्तकी अपने क्रियाकलाप को बहुत ही शांति से संपन्न कर रही है। आगे समझ में, तो ये बेटा आपको समझ आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है बेटा, हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा गया है, प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में कौन सा रस है। ठीक है, तो प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में कौन सा रस है, तो इसे देखते हैं। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में शांत रस कौन सा रस है, शांत रस का प्रयोग किया गया है। आगे बेटा समझ में, प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में शांत रस का प्रयोग किया गया है। हो गया क्लियर? तो ये बेटा आपको समझ आ गया होगा। तो ये थे आपके ग खंड के अभ्यास प्रश्न। ग खंड बेटा आपको ठीक प्रकार से समझ आ गया होगा। अब बढ़ते हैं बेटा हम आगे घ खंड की। ठीक है बेटा, कौन सा घ खंड हम देखते हैं। देखो आगे घ खंड है बिखेर से लेकर के, और ये आपका हो जाएगा है बिखेर से झलकता है ठीक है बेटा, है बिखेर से लेकर के हो जाएगा आपका झलकता है तक। अब हम इसके बेटा जो क्वेश्चन है कैसे करेंगे, पहले हम इसका जो पद्यांश है उसे हम पढ़ लेते हैं। तो पद्यांश में क्या पूछा गया है बिखेर देती वसुंधरा, मोती सबके सो जाने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर, और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे आता है, और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है। शून्य श्याम तन जिससे उसका नया रूप छलकाता है। अब हम इसके क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन कैसे करेंगे, पहला क्वेश्चन देखते हैं हम, प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। ये क्वेश्चन बेटा आप लोग कर ही लोगे। ये क्वेश्चन मैंने जो आपको का खंड में समझाया था सेम उसी तरह से करना है। अगला क्वेश्चन है बेटा आपका, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। क्या हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है आपका, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो इसमें करोगे प्रस्तुत पद्यांश में गुप्त जी कहते हैं
कि प्रस्तुत पद्यांश में गुप्त जी कहते हैं कि क्या कहते हैं, है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर। कि पंचवटी में कहते हैं कि लक्ष्मण पंचवटी में या पंचवटी में पर्णकुटी के बाहर पत्थर की शिला पर बैठे हुए सोचते हैं कि प्रकृति के क्रियाकलाप के बारे में सोचते हैं कि जब संसार में समस्त प्राणी सो रहे होते हैं समस्त प्राणी सो रहे होते हैं, उस समय यह पृथ्वी प्रसन्न होकर छोटे ओस कणों को ओस के कणों को क्या करती है, मोती के समान ओस के कणों को मोती के समान बिखेर देती है। आगे समझ में क्या कहते हैं, प्रस्तुत पद्यांश में गुप्त जी कहते हैं कि जो लक्ष्मण पंचकुटी में पर्णकुटी के बाहर बैठे हुए हैं। कहाँ बैठे हुए हैं, एक पत्थर की शिला पर बैठे हुए हैं और वो प्रकृति के क्रियाकलाप के बारे में विचार करते हुए कहते हैं कि या सोचते हैं, प्रकृति के क्रियाकलाप के बारे में सोचते हैं कि जब संसार में संपूर्ण प्राणी सो रहे होते हैं, उस समय पृथ्वी प्रसन्न होकर के छोटे ओस के कणों को मोती के समान बिखेर देती है। ठीक है, आगे समझ में, तो ये आपको बेटा समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, वसुंधरा रवि संध्या का दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। वसुंधरा, तो वसुंधरा किसे कहेंगे बेटा, पृथ्वी को। अगला क्वेश्चन है आपका, वसुंधरा के आपको दो पर्यायवाची लिखने हैं। वसुंधरा के पर्यायवाची हो जाएंगे बेटा आपका पृथ्वी, ठीक है, धरती, भू, धरा, ठीक है, और आपका हो जाएगा भूमि। दो पूछे गए हैं बेटा, ठीक है। अगला है आपका रवि के पर्यायवाची आपको लिखने हैं। रवि के पर्यायवाची आपके हो जाएंगे, रवि कहते हैं बेटा आपका सूर्य, आदित्य, और उसके बाद ही आपका आ जाएगा बेटा दिनेश, और आपका हो जाएगा प्रभाकर या और दिवाकर, ठीक है। तो ये आपका रवि का हो जाता है। आगे का किसका पूछा गया है आपको, संध्या के भी दो पर्यायवाची आपको लिखने हैं। तो संध्या के पर्यायवाची आप लिखोगे, संध्या के पर्यायवाची आपके हो जाएंगे शाम, सायकाल और दिनांत किसे कहेंगे, दिन का अंत, ठीक है। सूर्यास्त
सूर्यास्त। ठीक है, तो ये आपके हो जाते हैं संध्या के पर्यायवाची। ठीक है, आगे समझ में क्या क्वेश्चन था आपका? क्वेश्चन था वसुंधरा रवि संध्या के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो वसुंधरा के पर्यायवाची आपके हो जाते हैं पृथ्वी, धरती, भू, धरा और भूमि। रवि का पर्यायवाची आपका हो जाता है सूर्य, आदित्य, दिनेश, प्रभाकर। और संध्या का पर्यायवाची आपका हो जाता है शाम, सायकाल, दिनांतर, सूर्यास्त। ठीक है बेटा, आगे समझ में। तो ये आपका कंप्लीट हो जाता है। अब चलते हैं हम, आपका लास्ट है आपका घर अमाखंड। ठीक है बेटा, साथ के साथ अपनी कॉपी में आप नोट करते जाएं, और बाकी आपको कोई भी चीज जो समझ में नहीं आ रही हो वो आप मुझे कमेंट में जरूर करो। ठीक है बेटा, तभी तो मुझे पता चलेगा। देखते हैं, अगला है आपका अंगा। अंगा में जाएंगे बेटा। देखो 13 वर्ष से आपका हो जाएगा धन की। 13 वर्ष और 13 वर्ष से आपका आ जाएगा धन की। ठीक है, अब हमें इसके क्वेश्चन देखने होंगे। तो जो पहला क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन वही सेम हो जाता है आपका, प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। ये मैं बेटा आपको पहले ही समझा चुकी हूँ, जो का खंड में मैंने आपको समझाया था वही हो जाएगा। अगला है आपका रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन आपका हो जाता है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ठीक है, पहले हम पद्यांश को पढ़ेंगे, उसके बाद हम देखते हैं क्या है। 13 वर्ष व्यतीत हो चुके। 13 वर्ष, यहाँ पर लक्ष्मण है, लक्ष्मण बैठे हुए हैं और लक्ष्मण सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं लक्ष्मण? 13 वर्ष व्यतीत हो चुके, पर है मान लो कल की बात। 13 वर्ष व्यतीत हो चुके, पर है मान लो कल की बात। बन को आते देख हमें जब अर्ध अचेत हुए थे तात। बन को आते देख हमें जब अर्ध अचेत हुए थे तात। अब वह समय निकट ही है जब, अब वह समय निकट ही है जब अवध पूरे होगी बन की, अवध पूर्ण होगी बन की। किंतु प्राप्त होगी इस जन को, किंतु प्राप्त होगी इस जन को, इससे बढ़कर किस धन की, इससे बढ़कर किस धन की। ठीक है बेटा, तो अब हम इसके क्वेश्चन है। अब हमें रेखांकित अंश का व्याख्या इसमें अर्थ करना है। तो देखते हैं इसमें प्रस्तुत पद्यांश में, प्रस्तुत पद्यांश में गुप्त जी कहते हैं कि गुप्त जी कहते हैं कि क्या कहते हैं गुप्त जी? किंतु प्राप्ति होगी इस जन को, इससे बढ़कर किस धन की। कहते हैं कि लक्ष्मण सोचते हैं, लक्ष्मण सोचते हैं कि मुझे जो भ्रातृभक्ति रूपी श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ यानी कि सबसे अधिक श्रेष्ठ। ठीक है, रूपी सर्वश्रेष्ठ और महान और सर्वश्रेष्ठ और महान धन की यहाँ प्राप्ति हुई है अयोध्या में वह दुर्लभ है। अयोध्या में वह दुर्लभ है। ठीक है, क्या कहते हैं? प्रस्तुत पद्यांश में गुप्त जी कहते हैं कि लक्ष्मण सोचते हैं कि मुझे जो भ्रातृभक्ति रूपी सर्वश्रेष्ठ और महान धन की प्राप्ति हुई है, अयोध्या में वह दुर्लभ है। ठीक है, अयोध्या में वह दुर्लभ है क्योंकि इस धन से श्रेष्ठ मेरे लिए अन्य
कोई धन नहीं है, धन नहीं है। आगे बेटा समझ में? एक बार इसका रिवीजन कर लो। प्रस्तुत पद्यांश में गुप्त जी कहते हैं कि लक्ष्मण सोचते हैं कि मुझे जो भ्रातृभक्ति रूपी सर्वश्रेष्ठ और महान धन की यहाँ प्राप्ति हुई है अयोध्या में, वह दुर्लभ है, क्योंकि इस धन से श्रेष्ठ मेरे लिए अन्य कोई धन नहीं है। हो गया क्लियर? समझ आ गया? अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका वन के 4 पर्यायवाची लिखिए। वन के 4 पर्यायवाची हम यहाँ करेंगे। वन, वन के हम 4 पर्यायवाची लिखेंगे। वन किसे कहते हैं हम? वन के पर्यायवाची लिखेंगे हम जंगल, जंगल, अरण्य, अरण्य, कानन, कानन, और याद आएगा आपका विपिन, विपिन, ठीक है बेटा, विपिन, और बिटप, ठीक है। वैसे बेटा वृक्ष का होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ आप इसमें लिख सकते हो, ठीक है, या फिर यहाँ तक रख लो। 4 पूछे गए हैं आपके, जंगल, अरण्य, कानन, विपिन, बिटप भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका वन के पर्यायवाची शब्द, ठीक है बेटा। तो ये था बेटा आपका मैथिली शरण गुप्त जी का चैप्टर है आपका पंचवटी के अभ्यास प्रश्न। तो अभ्यास प्रश्न बेटा आपको समझ में आ गए होंगे। बेटा आप कमेंट में मुझे जरूर बताया करें कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए या नहीं आए, तभी तो मुझे पता चलेगा, ठीक है। तो अगले वीडियो में बेटा मैं आपको पढ़ाऊंगी हरिवंश राय बच्चन जी का चैप्टर है आपका पथ की पहचान के अभ्यास प्रश्न, ठीक है बेटा। तो बेटा आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।